अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दे दी अपने सपोर्टर्स को लॉन्ग मार्च की। उनका कहना है कि मई के आखिरी में लॉन्ग मार्च होगा, लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ निकले और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आगाज़ है, जो तैयारी का आगाज़ है वो चांद रात से ही करें। चांद रात को लोग सड़कों पर निकलें, उनके हाथ में झंडे होने चाहिए। यानी कि जिस कॉल का वो कह रहे थे कि 20 लाख लोग आएंगे इस्लामाबाद, वो कॉल अब दे दी है, मई के आखिर में होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्रिएट कर सकेगी कि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े और हुकूमत फौरी इलेक्शंस पर जाए। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या ये जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है वो मसाइल का हल निकाल सकती है, इकोनॉमिक मसाइल का खास तौर पे, या फ्रेश इलेक्शंस ही मसाइल का हल है। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमें 4 नामवर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ज्वाइन करेंगे, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, आसमा शिराजी साहब हमारे साथ हैं, फहद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा था कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो सियासी इस्तेकाम आएगा, लेकिन वो इस्तेकाम आ नहीं रहा। इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अब मई में उन्होंने कहा है कि आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आपको लग रहा है कि मामलात मजीद उलझेंगे यहाँ से? क्या देखें, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। अब इमरान खान साहब की जो कॉल है, कितने लोग उसमें इकट्ठे होंगे और फिर वहां पहुंचकर क्या करेंगे और हुकूमत उनसे किस तरह से डील करेगी, अब ये सारी बातें जो हैं ये वक्त आने पर खुलेंगी। लेकिन आपको याद होगा कि 2014 में भी एक धरना हुआ था और उसमें भी कई दिन जो है ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मुकीम रहे थे। और अभी उनका ये इरादा है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, मैं ख्याल देख लिया जाएगा कि ये धरना जो है इसके जरिए वो अपने मुतालबात मनवा पाते हैं या एक ये मामूल का शो बन के रह जाता है। तो अभी तो आप देखें कि उनके लिए मुश्किलात तो होंगी, उनको वो सपोर्ट भी हासिल नहीं है। जैसे हमारे फहद हुसैन साहब ने भी लिखा है कि ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके साथ है, ना उस तरह मीडिया उन पर फिदा हो रहा है। फहद साहब, आपको लगता है कि इतना प्रेशर एग्जर्ट कर सकेगी तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस कॉल करने पे हुकूमत मजबूर हो जाए, इदारों पे इतना दबाव क्रिएट कर सकेगी? और आपको लगता है कि तन्हा एक बड़ा पावर शो कर सकते हैं? क्योंकि मेरी भी जिन लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ की, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं है, हम इरादा रखते हैं कि कम से कम 7 दिन तो वहां पे बैठ के धरना देंगे। शुक्रिया शहजाद। देखिए, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं होगा, मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि इसको हम थोड़ा सा इस पर तज्जिया ये कर सकते हैं कि जो अब ये धरना देने जा रहे हैं उसका जाहिर बात है उस पिछले वाले से कंपैरिजन तो होगा, और कंपैरिजन न सिर्फ ये होगा कि इस बारी जो है वो कितने लोग लेके आ रहे हैं, बल्कि ये भी होगा कि जो पिछला धरना था उससे इन्होंने क्या सीखा, कौन सी चीज जो है मौसर थी और कौन सी नहीं थी। हमें ये मालूम है अच्छी तरीके से कि वो 120 दिन या जितने भी थे वो बैठे रहे, लेकिन उसके नतीजे में गवर्नमेंट तो नहीं गिरी थी। मुझे सिर्फ 2 चीजें नजर आती हैं अभी तक। पहली ये कि इस तरह का माहौल बने, खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ पुरतशद्दुद वाकया हो जिससे मामला जो है वो मजीद गंभीर हो जाए, या दूसरा ये कि उस दबाव के तहत जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बीच में अपना को रोल प्ले करे और कोई रास्ता निकाले। इसके अलावा तीसरा जो कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा आसमा, अक्सर जब पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक फाइनल कॉल देती हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च की हो या धरने की हो, तो कहते हैं कि उल्टी गिनती फिर उनके हवाले से शुरू हो जाती है। जैसे भी फहद हुसैन साहब ने भी फरमाया कि 126 दिन का धरना था, जो मकासद हासिल करना चाहते थे, यानी कि हुकूमत को घर भेजना, वो तो हासिल नहीं किया। और उसके बाद एक बड़ा लल पीरियड भी था तहरीक इंसाफ के लिए, और फिर जब पनामा आए तो दोबारा उनका कारकुन भी रिवाइव हुआ, पार्टी भी रिवाइव हुई। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ये धरना विदाउट पाकिस्तान अवामी तहरीक कितना मौसर हो सकता है, और क्या इतना दबाव डालने के लिए होगा काफी कि हुकूमत इलेक्शंस कॉल कर दे? 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी जेन्युइन सपोर्ट भी थी, अभी भी है। बहुत पावरफुल जलसे इमरान खान साहब ने किए हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि अच्छे जलसे नहीं किए, मैं ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है ये कहना। और उनके पास सपोर्ट भी है, उनका सपोर्टर भी है। लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसमें गवर्नेंस का मौका जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिला था। उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी उस वक्त, उन्होंने कोई साबित नहीं किया था अपना आप। वो सिर्फ एक नारा और एक वादा जो था वो बेच रहे
थे और लोगों को बता रहे थे। अब जो सूरत हाल है इसमें जाहिर है कि अभी एक तो सस्टेनेबिलिटी की बात है, अभी तक तो पॉपुलर सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन 1 महीने के बाद वो सपोर्ट कितनी होगी, ईद के बाद वो कितनी होगी, ये ना मेरा ख्याल है मैं इस पे बात कर सकती हूँ या इसको जज कर सकती हूँ, ना ही यहाँ पे कोई और कर सकेगा, क्योंकि दिन ब दिन जो है सिचुएशन बदल सकती है और बदली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स बहुत पहले शो कर रही है, जो पत्ते उनको अपने सीने से लगा के रखने चाहिए कुछ अरसे बाद तक के लिए, वो बहुत अर्ली शो कर रही है। और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसकी वजूहात ये हो सकती है कि वो प्री एम्प्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, कि शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है, शायद उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। और खान साहब ने तो 2-3 जगहों पे ये बात भी की है। तो ऐसे लगता है कि वो कोई दबाव, वाकई वो दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। किस पे बढ़ा रहे हैं? कि मैक्सिमम जो है वो अचीव कर सकें। और मैक्सिमम क्या होगा कि 2-3 महीने के बाद वो चाहेंगे कि एक निगरान सेटअप जो है वो सामने आ जाए और उसके बाद इंतखाबात की सूरत हाल सामने आ जाए, जल्द से जल्द इंतखाबात हो सके। इमरान खान साहब को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पहले भी जो धरना था, जो लोग थे, मीडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट में था, उस वक्त शायद इतने लोग नहीं थे। अभी लोग ज्यादा भी हो सकते हैं और हालात भी खराब हो सकते हैं, तसादुम और महाजराई भी हो सकती है। अतर, आपकी इस पर क्या राय है? ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि अब इमरान खान साहब हुकूमत में आ चुके हैं, जो परफॉर्मेंसेस के उन्होंने वादे किए थे, जो प्रोमिसेस थे, उनके परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, ये कितना बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा? क्योंकि जो अब तक हमने जलसे देखे हैं, 2-3 जो जलसे किए, बड़े जलसे थे पेशावर, लाहौर, कराची के, उसमें कतई नजर इसके कि परफॉर्मेंस कैसी रही, लोग इस बुनियाद पर बाय आए हैं कि हुकूमत के साथ ज्यादती हुई, साजिश हुई, कोई अमरीकी जो साजिश है उस बयानिए को खरीद रहा है, कोई ये समझता है कि जो 3 फजल रहमान साहब को, जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को लाके बैठा दिया गया वो ज्यादती है, उस वजह से लोग निकल रहे हैं। क्या लगता है ये कितना बड़ा फैक्टर होगा कि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही? और उस वक्त जब 2014 का धरना था तो उस वक्त तो परफॉर्मेंस का सवाल ही नहीं था, उस वक्त तो अपने आप को एक मसीहा पेश कर रहे थे वो। ये देखिए, इमरान खान साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहां तक आपका ये पिछले धरने का ताल्लुक है, देखें उस वक्त मियां साहब की हुकूमत किसी को पसंद हो या ना हो, उसकी एक लेजिटिमेसी थी। वो पॉपुलर वोट लेके आई हुई थी, वो मुंतखब होके आई थी हुकूमत। इस वक्त जो आपकी हुकूमत है उसके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। माजी में उस वक्त ये भी कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उस तरह वजातें देती नहीं फिर रही थी, एस्टेब्लिशमेंट अपनी सफाइयां देती नहीं फिर रही थी। इस वक्त खान साहब के साथ कोई है या नहीं है, हर कोई अपनी सफाइयां दे रहा है, हुकूमत भी और दीगर हल्के भी, इसलिए कि इमरान खान साहब ने एक बयानिया बना लिया। आपने जिस तरह परफॉर्मेंस की बात की, 3 साल की, 3.5 साल की उनकी हुकूमत थी, गवर्नेंस के मसाइल थे, महंगाई थी, बहुत सारे मसाइल थे। आज जिस पोजीशन में इमरान खान है, इस पोजीशन में पीडीएम को होना चाहिए था, लेकिन 3 साल की हुकूमत करने के बावजूद इमरान खान साहब वहां पे खड़े हैं जहां पे ऑपोजिशन को होना चाहिए था। वो एक पॉपुलर बयानिया लेके चल रहे हैं और वो ऑपोजिशन की सियासत कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट नैरेटिव है, जिसको कोई पसंद करे या ना करे, अवाम का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि बैरूनी साजिश हुई है। और इमरान खान साहब परफॉर्मेंस में तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह ही नहीं रहे कि मैंने कोई परफॉर्मेंस की है, वो ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश हुई है और अवाम का एक हिस्सा मान रहा है उसको, और उसका रद्द अमल भी आप देख रहे हैं। शामी साहब वो कह रहे हैं कि इस दफा जो हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि 2014 में नहीं उठ रहे थे, और इस वजह से बड़ी तादाद में लोग सपोर्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की सबसे वसीउल बुनियाद हुकूमत है, और जो जमातें इसमें शामिल हैं उन्होंने 68% वोट लिए थे गुज़श्ता इंतखाबात में, जबकि पीटीआई के वोट 32% थे। तो पीटीआई से 2 गुना से ज्यादा वोट इनके पास हैं। तो पीटीआई के पास वीटो नहीं है, और ये ताकत अवाम की इनके पीछे भी है, यानी इनकी जड़ें अवाम में हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप फूंक मार के इनको उड़ा दें। मेरा ख्याल है जब भी आप देखें पंजाब में कितनी मिसकैलकुलेशन हुई है और किस तरीके से उन्होंने, यानी क्या यहाँ तमाशा लगा दिया गया है। एक गवर्नर को लाके बैठाया गया जो कोई अदालत का फैसला मानने को तैयार नहीं था, और फिर उसके बाद उसने जाके उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप वजीर आला मुंतखब होते हैं या वजीर आजम मुंतखब होते हैं तो आप डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते हैं। यहाँ बिलखसूस पंजाब में तो ये बात दुरुस्त है ना कि 26 ऐसे अरकान हैं जिनको पीटीआई के टिकट पे वोट मिला और वो फ्लोर क्रॉस करके अब आए हैं हमजा शहबाज की तरफ से। तो एथिकली, अखलाकी तौर पर यह सवाल तो उठेगा ना कि ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए हैं, ये गवर्नमेंट टूटी है, लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया है, इसलिए दूसरी तरफ वो कामयाब हो सके हैं।
देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि अगर कोई अपनी पार्टी से बगावत करता है तो उसको वोट देने का हक हासिल है। जब वो वोट देगा उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये असेंबली जो है, इसमें अक्सरियत नहीं थी पीटीआई के पास, उसकी अक्सरियत बाद में बनी है। आजाद उम्मीदवार उसमें शामिल हुए हैं, पार्टी दूसरी पार्टियां उसके साथ मिली हैं, और उसी देखिए ना, पार्लिमानी सियासत का बुनियादी असूल ये है कि जिसकी असेंबली में अक्सरियत होगी उसको हुकूमत करने का हक हासिल है। तो जब अक्सरियत आपने साबित कर दी तो फिर उसके बाद हुकूमत का हक आपके पास चला गया। एज सिंपल एज दैट। अपनी ताकत को संभालें, उसको सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करें, इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करें। इलेक्शन से पहले जाया कर देंगे तो फिर आपकी तवानाई जो है उसमें अदापा कैसे होगा। सही है, सिस्टम में रहकर आप काम करें। फात साहब, अब पीटीआई यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है। अदालती कार्रवाई भी जिस तरीके से हो रही है, कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनके लिए 24 घंटे अदालतें खुली रहती हैं, हमारे लिए बंद रहती हैं। सवाल कल मोनी सलाई साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये भी उठाया कि अब देखना होगा कि आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया जाता है उन 26 मुनर्रफीन को या नहीं किया जाता। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसी तरीके से काम करेगा और जो डी सीट आइन के मुताबिक है, अब ये फैसला करना है कि डी सीट परमानेंट होंगे या 5 साल के लिए होंगे, एक टर्म के लिए होंगे, लेकिन हो जाएंगे ये डी सीट? प्रॉब्लम जो हो रहा है वो यहाँ पे ये हो रहा है कि सियासी बयानिए के जरिए कानूनी और आईनी मामलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी एक रिक्वायरमेंट्स है आइन की और कानून की। अब देखिए, ये जो एग्जांपल आपने दिया कि ये जो बार बार ये सवाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब देखिए, वो रात को 12 बजे उनके लिए तो अदालतें खोल ली और हमारे लिए नहीं खोली। अब ये सियासी बयानिया है। जो खतरनाक चीज हो रही है वो ये हो रही है कि इस सियासी बयानिए को बनाकर और जो असल में कानूनी पहलू है उसको दबाया जा रहा है। कानूनी पहलू बिल्कुल साफ है कि 12 बजे उस दिन इसलिए अदालतें खोली गई थी क्योंकि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो बड़ा जुर्म तो आप कर रहे थे, आपके जुर्म के रद्दे अमल में अदालतें खुल रही थी। लेकिन आज जो लाहौर में अदालत जो है वो एक रूटीन की पिटिशन, रूटीन का केस है, उसके लिए उसको सुनने के लिए वो खोली जा रही है। इन दोनों में कोई मवाजना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये कानूनी बारीकी जो है इसको दबा दिया जाता है एक सियासी नारा लगाकर, और अब बदकिस्मती से हमारे अक्सर लोग उसको जो है वो खरीद लेते हैं। ये एक मुस्तकिल मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है कि आइन और कानून की रिक्वायरमेंट्स को सप्रेस करो, सियासी एक एक्सप्लेनेशन बनाओ, सियासी नारा बनाओ और उसको इतना ज्यादा पीटो कि लोग उसको अपनी दलील की तरह अपना ले और ये भूल जाएं कि आइन और कानून क्या कहता है। इससे जो डेंजर पैदा हो रहा है शहजाद, वो ये हो रहा है कि जो आपका रनिंग ऑफ द सिस्टम है, इस निजाम को चलाने के लिए जो आपका एक बुनियादी स्टील फ्रेम है, आइन और वो इदारे जो उसको चलाते हैं, आप उस स्टील फ्रेम को कमजोर कर रहे हैं। और अगर वो स्टील फ्रेम कमजोर होता है तो फिर पूरा का पूरा ढांचा हिलना शुरू हो जाता है। सियासत उस स्टील फ्रेम को जो है अगर नुकसान पहुंचाएगा तो वो फिर इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। और फात साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, खासतौर पे उस्मान बुज़दार के हवाले से जो फैसले किए गए आखिरी 1-2 दिनों में, लाहौर हाई कोर्ट को इंटरवीन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कानूनी प्रोसेस है और उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई थी। लेकिन अब पीटीआई इस खदशे का इजहार कर रही है कि जब हमारे मामलात हैं, आर्टिकल 63A का है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस हो, वहां पे जो गैर ज़रूरी ताख़ीर है वो तो हमारे खिलाफ दिखाई जाएगी। देखिए, गैर जरूरी ताखीर कोई नहीं है। ताखीर अगेन मैं आपको रेफर करूंगा जो शामी साहब ने जिक्र किया। हर इदारे का एक तरीकाकार है, उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है। अब देखिए, जो सदर साहब हैं उनके पास ये स्पेस है कि वो 1 महीने तक जो गवर्नर को जो हटाने की चीज है वो रोक सकते हैं। अब वो डिले कर रहे हैं 1 महीना या जितना भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 25 दिन डिले कर रहे हैं। लेकिन वो डिले करना उनका राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसमें उसके पास एक सवाबदीद होगी कि जी 2 दिन में करे या 6 दिन में करे। अगर वो 2 की बजाय 6 दिन में कर रहा है तो वो उसका राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ठीक है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद आसमा शिराजी साहबा और अतर काज़मी का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ अतर काज़मी साहब, फाद हुसैन साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शिराजी साहब मौजूद हैं। आसमा साहब, अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं और बहुत से उनके जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं जिससे माशरे में तकसीम बढ़ रही है, और ये कोई सियासी तकसीम नहीं है, सिर्फ करप्शन को लेके, रिगिंग को लेके, ये बाकायदा हक और बातिल की बात हो रही है। कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन है, इस पे तकसीम हो रही है। तकसीम इस बात पर हो रही है कि कौन सादिक है, कौन अमीन है और कौन नहीं है। तो ये जो पोलराइजेशन है ये बड़ी खतरनाक हो सकती है सोसाइटी के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है जिस किस्म की वो तकारीर कर रहे हैं, या जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है तहरीक इंसाफ का कि हमें इतना दीवार से लगा रहे हैं आप, हर फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे अदालत का हो, जिसकी वजह से ये पोलराइजेशन बढ़ रही है माशरे में। देखिए, ये टोटल मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत एक डिफरेंट किस्म की फॉलोइंग है। अंधी तकलीद जिसे कहना चाहिए वो ये है। बाकी सियासी जमातों में एक इजहार भी है, उनके यहाँ एक पॉइंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, वहाँ पे इख्तलाफ भी है। मतलब हम देखते हैं मुख्तलिफ जमातों के अंदर लोग इख्तलाफ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो जज उनके हक में फैसला देगा वो जज अच्छा, जो जर्नैल उनके साथ खड़ा होगा वो जर्नैल अच्छा, जो जर्नलिस्ट उनके साथ खड़ा होगा वो जर्नलिस्ट अच्छा, और जो उनके खिलाफ होगा वो जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, वो लिफाफा होगा, वो गद्दार होगा, वो करप्ट होगा, वो एक चोर होगा, वो डाकू होगा। और जैसे वो कह रहे हैं दीवार के साथ इदारे उनको लगा रहे, दीवार के साथ तो इदारों ने अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज उनके खिलाफ हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी, एक आईनी एतबार से उसकी तरीका कार भी मौजूद है कि आपने ट्रांजिशन करनी है, हुकूमत की तब्दीली की है, वो वहां पे मौजूद था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग लूटे हुए, तो आप क्या भूल गए कि सेनेट का जब इलेक्शन हुआ था 64 लोग खड़े हुए थे मीर हासिल बजिंजो की फेवर में, और उसके बाद वो बाकी 12 लोग 13 लोग जो थे, जितने भी थे, मैं गलत भी नंबर उसमें कोट कर सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ गए और वो किस जादू के फूंक के साथ जो है वो उड़ गए थे वहां पे सेनेट के फ्लोर से। अतर साहब, आपका क्या इस पर नुक्ता नजर है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ दुरुस्त है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है इसलिए तकसीम बढ़ी है, या बाकायदा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की कि वो इंसाइट कर रहे हैं, जिस तरह की तकारीर हो रही है उससे तकसीम बढ़ रही है और खदशा यही है कि मुल्क अनारकी की तरफ ना बढ़े, कोई खाना जंगी की तरफ ना बढ़े, जैसे कि पीटीआई के कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं? देखें, अगर आप इदारों को टारगेट करते हैं, कोई भी शख्स टारगेट करता है तो वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप इदारों को कमजोर करेंगे तो उसमें मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। ये जो अदलिया, इसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं। अगर कल हमारे साथ कोई मसला होगा तो हमें यहीं से रिलीफ मिलेगी। तो इस इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई भी करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान पीडीएम की सीनियर क़यादत नाम ले लेके इदारों को टारगेट करती रही, इदारों के अफसरान को टारगेट करती रही। मेरी नजर से कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा जिसमें इमरान खान ने कहा हो ये जज बुग्ज से भरे में, या ये बुत हैं इनको हमने तोड़ना है, या किसी शख्स के हवाले से उन्होंने कहा हो कि ये कौमी मुजरिम है। ये कौन कहता था? ये 3 साल से कौन लोग थे जो मसलसल इदारों को टारगेट कर रहे थे? अब इदारों से क्वेश्चन करना, अब जो अदलिया है उनके फैसले हमारे सारे आंखों पे, हम उनको मानते हैं। जो अगर आप अदलिया के फैसले नहीं मानेंगे तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। लेकिन हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम तनकीद कर सकते हैं कि आपने रात को 12 बजे अदालत क्यों खोली? आप ये कह रहे हैं कि जुर्म होने वाला है। दुनिया में कोई ऐसी तारीख है कि साइल के बगैर या जुर्म हुए बगैर आप प्रीएम्प्ट करके अदालत खोल लें? एक नहीं, 2 अदालतें खोल लें। इस वक्त ये जो इदारों के खिलाफ बात करने के हवाले से सिर्फ बात नहीं हो रही, जब आप अपनी तकारीर में ये कहेंगे कि जो मुनर्रफीन हैं उनके बच्चे भी जब स्कूल जाएंगे तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे, और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, कासिम सूरी बैठे होते हैं, वहाँ पे हमला हो जाता है, फिर कहीं और कोई खाने के लिए जाता है तो रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेसेस में, मस्जिद नबी में। मतलब ये तो काम लीडर का है ना कि लीडर हिदायत करेगा, लीडर उनको बताएगा कि ये नहीं करना है आपने। और अगर आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए कह रहे हैं कि आपने पूरा मन रहना है, लेकिन दूसरी तरफ आप 4 जुमले ये कह रहे हैं कि ये गद्दार है, तो फिर उसका असर तो वैसा नहीं होगा। लोग तो फिर गद्दार समझ के यही करेंगे जो हो रहा है इस वक्त। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं, वो करोड़ों लोगों की जुबानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह मियाँ साहब अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं, बिलावल साहब अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो कौम है वो एक सियासी शऊर रखती है, और मेरे ख्याल में अगर हम ये कहेंगे कि कौम को भिला फुसला के एक शख्स गलत तरफ लेके जा रहा है तो जमहूरियत में जमहूर की इससे ज्यादा तौहीन कुछ नहीं हो सकती। मरियम बीबी भी यहीं पे कहती थी कि घिराव करो लोटों का,
मेरे मोहम्मद जुबैर की बात मत माने, वो मेरे तर्जुमान नहीं है। मैं कह रही हूँ घेराव करो, लूटों को घेराव होना चाहिए। जी, एक रवैया है, अनफॉर्चुनेट रवैया है, नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं मुख्तसरन ऐड करना चाह रही हूँ, जो अतर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, माजी में गलतियां हुई वो नहीं दोहराई जानी चाहिए, बिल्कुल कोई भी जमात। खान साहब को लोगों ने इसीलिए वोट दिए थे कि वो तब्दीली की बात करते थे, वो एक उन्होंने रविश से हटके जो सियासत थी वो की थी, लिहाजा उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरह से बात हो रही है। फात साहब, तहरीक इंसाफ एक तरफ मुतालबा करी कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब खुद कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारे साथ होती तो हम इस वक्त हुकूमत में होते। तो ऐसे माहौल पे फिर तहरीक इंसाफ इंसिस्ट क्यों कर रही है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? क्या उनके जीतने के इम्कान ज्यादा होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में शहजाद, दो तीन चीजें बिल्कुल मुझे तो क्लियर लगती हैं। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में वो लोग जो मामलात को सही तरीके से समझते हैं, उन्हें ये मालूम है कि उनका ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है ये गलत है। मैं फिर से इसको, और अगर मेरे पास कोई और साफ अल्फाज है तो मैं वो भी कहता हूं, ये गलत है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये पीटीआई के लोगों को मालूम है कि कुछ नहीं, लेकिन उनकी मंतक ये है कि उन्होंने कुछ चूरन तो बेचना है, चुनाचे वो बेच रहे हैं ये जानते हुए कि ये गलत है, इसमें कुछ नहीं। पहली बात। दूसरा, उन्हें यह भी मालूम है कि ये जो एक उबाल आया है उनकी सपोर्ट में, इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने अरसे तक आप लोगों को इस तरीके से बाहर नहीं रख सकते। ये पीडीएम ने भी एक्सपीरियंस करके देख लिया। और दूसरा शहजाद, ये भी नोट करें कि ये मामलात जो हैं, ये इनमें खर्चा होता है, ये महंगे मामलात हैं, इसके लिए आपको बहुत सारे एटीएम चाहिए होंगे साल गुजारने के लिए, तो एक वो भी इशू है। और तीसरा ये कि इन्हें यह भी मालूम है कि अगर मामलात लंबे चलते हैं साल सवा साल के, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को मिल सकता है। अगर उन्होंने मामलात को बेहतर कर लिया, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गई, अगर सप्लाई चेन ग्लोबली बेहतर हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई को यह लगता है कि अगर उनके पास कोई चांस है तो वो यही है, बशमूल इस तरह के मामलात के कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें। भाई क्यों रिजाइन करें? वो अगर उन्होंने उतरना है या उन्होंने छोड़ना है तो एक लेट डाउन प्रोसीजर है। अगर वो अपनी जॉब की वायलेशन कर रहे हैं तो उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पे तो ये कुछ नहीं होता। मुझे अगर कोई वजीर आज़म अच्छे नहीं लगते, मैं कहता हूं जी उतर जाएंगे वो। तो मेरे ख्याल में ये वही बात है कि सियासी बयानियों को लेकर और आप जो मौजूदा आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको दबाने की। बात साहब नहीं उतरेंगे, बिल्कुल नहीं उतरेंगे, और किसी और का भी इस्तीफा नहीं आने जा रहा है, तो फिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन का क्यों मुतालबा कर रही है? वो कैसे अपने आप को इस माहौल में समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे? उनको ये लगता है कि जी ये एकदम जो ये साजिश वाला जो बयानिया है, जो जिसके नतीजे में जो है वो परफॉर्मेंस उनकी पीछे चली गई है और उनके इतने बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये वो सपोर्ट बेस है जो शायद उनको इस वक्त इलेक्शन में कामयाबी दिलवा दे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये जो अमेरिका की साजिश का जो गलत और फ्लॉड बयानिया है, ये भी जो है वो कांच की तरह टूट सकता है और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बशमूल उन तमाम हुकूमत पंजाब की फाइलों के जो खुलने वाली हैं। शामी साहब, आपकी इस पर क्या राय है कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले शहबाज शरीफ समेत तमाम पीएमएलएन के लोग कह रहे थे कि हम 2-3 माह के लिए हुकूमत बनाना चाहते हैं और उसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और फिर आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कोalition गवर्नमेंट किसी के लिए भी चलाना फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अब वो असेंबलियों की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम बजट भी पेश करें, असेंबली मुद्दत भी पूरी करें। ये तब्दीली क्यों आई है इनकी सोच में? क्या उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त इनको लगता है कि अवाम इमरान खान का बयानिया बाय कर रहे हैं, एक इमरान खान की वेव है, इसलिए इंतखाबात नहीं चाहते इस वक्त? देखें, वो अपनी राय बदलते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल जो हालात जिस तरह से पैदा हुए हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से अलहदगी के बाद जो कैंपेन चलाई है, उसके नतीजे में वो समझ रहे हैं कि अभी ठहराव आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इंतखाबात जो है फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, और जो इलेक्शन लॉज जो है उनमें जो रिफॉर्म्स होनी है, जो लेजिस्लेट करना है चीज, वो भी मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत सी वजूहत उसकी हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करा सकते, बहुत सी लेजिस्लेशन आपने करनी है, एक वजह भी है। और दूसरा, ये हुकूमत समझ रही है कि हम थोड़ा सा परफॉर्म कर लें। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा, अतर काजमी साहब, फाद हुसैन साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। आसमा साहिबा, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मईशत को लेके, सोसाइटी को लेकर, आपको लगता है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट 12-13 जमात का ये मसाइल का हल है, ये काबीना हल कर सकती है मसाइल, या फ्रेश इलेक्शन के जरिए मसाइल हल होने चाहिए? जी देखिए, एक तो कॉलिशन जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो उन्होंने चलना है, और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, खास करके फाद साहब और शामी साहब भी और शायद अतर भी ये बात जानते होंगे कि ये जो कॉलिशन बनी है ये कोई 4-5 महीने के लिए नहीं बनी थी, और ये बहुत पहले से ही वाज़े हो गया था कि इनको मैक्सिमम टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाहात भी करनी है, मईशत का एक मिसाक भी करना है, और वो जब तक नहीं होगा तब तक मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। असल में तो मामला ये नई तकर्रियों का भी था। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए, एक हुकूमत बन जाए, और उनके पास ये चांस आ जाए कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो नॉमिनेशन कर सकें, या जो भी जिस तरह की तकर्री है वो कर सकें। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके इर्द गिर्द अब ये मामला जो है घूम रहे हैं, और इसकी एक रियलिटी भी है पाकिस्तान की। लेकिन जाहिर है कि खान साहब ने जितना पिछला माजी के अंदर उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, वो फिर ये चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट एक मर्तबा फिर उनके साथ हो। साहब, ये जो अभी एक तकसीम की हम बात कर रहे थे, आपने देखा 2 रोज़ पहले जब शहबाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमा उनके गए हुए थे सऊदी अरब, वहाँ उनकी क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात हुई, तो अब वो जो सरकारी डेलीगेशन था उसमें हुसैन नवाज भी थे, हसन नवाज साहब भी मौजूद थे। अब जब इनसे सवाल उनके, आपको याद होगा 2016 में 17 में हो रहे थे उनके असासों के हवाले से, तो वो कहते थे देखिए हम या तो सिटीजन नहीं है या हम प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, और हम ये सवाल करते थे नहीं आप साबिक वजीर आजम के, बल्कि उस वक्त के वजीर आजम के साहबजादे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ये ऐसे ऑप्टिक्स है, लीगली शायद इसमें कोई इशू ना हो, लेकिन ये ऐसी पॉलिटिक्स है, ऐसी ऑप्टिक्स है जिसको फिर इमरान खान साहब जब इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि देखें इनकी पॉलिटिक्स है, ये इनकी पार्टी जो है एक फैमिली इंटरप्राइज है, तो लोग उनके बयानी को बाय भी करते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं, और इतनी मर्तबा हुकूमत में आने के बावजूद शरीफ फैमिली इस बात से क्यों नहीं निकल सकी है? देखिए शहजाद, मेरे ख्याल में अब ये बात ठीक है आपकी कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दो बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहला तो ये हो रहा है कि ये जो ऑप्टिक्स के इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाने चाहिए, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि हमारा इलेक्टोरेट भी चेंज हो गया है, उनकी जो तवक्कुआत है अपने लीडर से वो भी चेंज हो गई हैं। मेरे ख्याल में जो बड़ा इशू हो रहा है इस गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि वो इमरान खान साहब के जो उन्होंने बयानिया बना लिया है उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, और वो मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा। देखिए, एक चीज है काउंटर करना, लेकिन दूसरी चीज है अपना बयानिया बनाना। यानी अगर वो खान साहब की विकेट पर उन्होंने खेलना है तो कभी भी नहीं जीत सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये गवर्नमेंट का अपना बयानिया क्या है। अब एक कोलिशन गवर्नमेंट का बयानिया बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो ये समझा पाए लोगों को कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। अगर वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी हम खान साहब को हटाने आए थे, तो फिर तो ये को बात ज्यादा आगे नहीं चली। उन्होंने ये बयानिया बनाना है कि अब उन्होंने लोगों की जिंदगियों में क्या बेहतरी लेके आनी है, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। और अतर साहब, आपसे भी आखिरी सवाल यही, क्योंकि काउंटर बयानिया भी नहीं है, अपना बयानिया भी नहीं है, और यही अगर ऑप्टिक्स, क्योंकि अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, एक तस्वीर आ जाती है कि डेलीगेशन में बैठे हुए तो सवाल उठते हैं फिर इमरान खान गलत क्या कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो पार्टी को बिल्कुल एक फैमिली इंटरप्राइज की तरह चलाती है। माजी में सवालात उठ चुके हैं उनके असासों के ऊपर, उस वक्त वो कहते थे नहीं प्राइवेट बिजनेस है, लेकिन जब सरकारी डेलीगेशन होगा तो उसमें बैठना, ऑप्टिक्स तो ऐसे ही जाएंगे ना। एक मिसाल मैं छोटी सी दे देता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जब इलेक्शन कैंपेन के लिए जाता है और उसको पता है कि मैं कहीं ऐसी जगह पर जा रहा हूं जहां मैंने वर्कर्स से खिताब करना है, वो भी अपनी आसीरें चढ़ा लेता है, टाई को लूज कर लेता है ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं उनसे। ये तो नहीं हो रहा अभी भी। जी, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। आपने हुसैन नवाज का जिक्र किया। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने साहिबजादे भी वहां पे थे। दोनों शख्सियात मेरे ख्याल में अदालती मफरूर हैं। तो ऐसी शख्सियात को आप अपने मुल्क में नहीं बुला सकते, लेकिन दूसरे मुल्क में सरकारी दौरे के ऊपर आपने साथ बैठाया हुआ। अब इसकी आप क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं? लेकिन मसला ये है कि देखिए, हमारी सियासत में ऑप्टिक्स जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती हैं जिस किस्म की रवायती सियासत कुछ लोग कर रहे हैं। जब तक ये सियासत चेंज नहीं करेंगे, ये नए वोटर से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिनकी ऑडियोज अभी भी रोज वायरल होती हैं, जो जजों को फोन करके कह रहे थे, पायन कह रहे हैं कि ये फैसला दे दो, इतनी सजा नहीं देनी, इतनी देनी है। ये सारी ऑडियोज आपने भी चलाई, हमने भी देखी। तो वो शख्स इस वक्त आपके मुल्क के वजीर आजम है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑप्टिक्स। जिन लोगों की हुकूमत है वो किस तरह चल रही है वो हमें भी पता है और आपको भी पता। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।